इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद आपने उनके पौधों को भी देख लिया, स्थान भी बता सकते हैं अब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम संयोजकताएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके लिए कि हमने क्या देखा है उसे एक बार समझ लें। हमने ये सारी चीज़ें देख ली अभी तक और स्थान भी हमने ज्ञात कर लिया कल की क्लास में, ये बहुत बड़ी बात थी आपके लिए। आज एक चीज़ देखिए, आपके पास आपने हर तरह की चीजें कर लिया, लेकिन हम यहां पर इस तरह से जिसमें चार्ज होते हैं उसको कहा जाता है आयन। हाँ जी, आयन। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, ठीक है। किसका? आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें वो देखेंगे। चलिए चेयर्स ले जाइए। तो आज है टॉपिक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, आज की क्लास होगी। अच्छा, आपको नहीं बुलाया गया आज का रीजन ये था कि बेटा टाइम हो गया है, तो फिर रोज बुलाना अच्छा नहीं लगता है ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी। तो समझ गए आप, टाइम पे अंदर आ जाया करें, ठीक। तो खुला ही था, कहाँ जाएगा वो। चल ठीक है, आ गए ना। चलिए ठीक है, कोई क्लास आगे नहीं बढ़ा है, टेंशन मत लीजिए। बस ये इस सबक के लिए कि ये चीज सीखे। सबक मतलब बुरा नहीं होता ना, सबक मतलब सीखना, ज्ञान। हाँ ले लो, एक दे दो बेटा, वैसे उधर ही उठा के दे दो उसको। तो क्या करें, हमेशा टाइम पे थोड़ा सा धक्का लगाओ, धक्का मुक्की करो। 7 बज गया मतलब, है ना। जैसे वो गेट खुल गया है ना, वो वाली, तो ये भी गेट खुल गई समझो, ठीक है। चलिए अब अपनी कॉपी ओपन कर लें और अपनी कॉपी चेक करें। कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। पहला काम तो करेंगे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाएगा बेटा, एक बार बताओ। मैं ये कहता हूं सोडियम, एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा ना, ध्यान देना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखो कुछ सिंबल आप जानिए जरूर, कुछ सिंबल जानिए, संकेत या सिंबल, कुछ सिंबल जानिए। जैसे अगर हम Z लिखते हैं तो Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है। A लिखते हैं, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। परमाणु द्रव्यमान। अब इस बात को भी जानिए, P प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर मत सोचिए, उसमें जितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उतना होगा, उससे एक घट जाएगा। ठीक है, हम हमेशा यही सोचते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सिर्फ परमाणु के लिए संभव हो सकता है। लेकिन हम परमाणु की भी बात करते हैं दूसरे, जैसे परमाणु में बात करें, ये सोडियम है, तो सोडियम में कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर है। Z मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11 ना, बोलो। परमाणु क्रमांक कितना? 11 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसी के वजह से बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस ऑक्सीकरण संख्या भी लिख देता हूं या चार्ज लिख देता हूं, ऑक्सीकरण संख्या
यहाँ पर हम आवेश के नाम से लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं। आवेश मतलब जो उसमें प्लस माइनस की संख्या है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आवेश की संख्या के बराबर होगा, तो आवेश कितना है इसमें, बोलो इसमें आवेश कितना है। अगर मैं इसके फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करूं तो क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या Z11 - 0 = 11। लेकिन अगर मैं यहां पे कह दूं सोडियम Na+, तो इसका मतलब है परमाणु क्रमांक हमेशा 11 रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे का दिमाग में रहता है यार एक धन आ गया मतलब ये 10 हो गया, क्या 10 है, परमाणु क्रमांक कभी चेंज नहीं होता, याद रखना। तो क्या है इसमें जानिए कि Z = कितना है, 11 है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 - +1, यानी कि 11 - 1। अक्सर बोलते हैं ना प्लस आता है तो छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, तो छोड़ने का मतलब क्या हुआ, माइनस कर देते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो इसमें Z वैल्यू 8। यहां तक कि आप समझो कि प्रोटॉन की संख्या भी Z के बराबर ही होती है, ये लिखा मैंने ऊपर ही लिखा है, यस। तो प्रोटॉन की संख्या किसी में चेंज नहीं होगा ना, इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इसमें प्रोटॉन कितना है, इसमें भी 11 क्योंकि Z के बराबर है, तो इसमें भी 11। समझ रहे हो आप, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, समझ रहे हो, ये बात है। अब यहां पर ये वाला कितना सही होगा, ये सिर्फ परमाणु के लिए सही हो सकता है, इसलिए हम ऐसे फॉर्मूले को हम हमेशा के लिए रखेंगे। हम वो फॉर्मूला यूज करें जो सब जगह सही हो। ऐसा नहीं कि एक जगह सही परमाणु में सही होता है, आयनों में सही नहीं होता है, फिर वो आप दिमाग कंफ्यूज होता रहेगा। आप हमेशा एक माइंड को सेट करिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ, क्या बोलते हैं यहां पे, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, बोलो 8 - 0/8, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। हमने अभी तक किया है, सभी जगह वैसे ही किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी है। कल तो अब किए हो, ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन तो 11 है, 21 है, इसमें 24 है, इसमें 26, वही तो करते आ रहे हो क्या। हम किस चीज को बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक 21 बोल रहे हैं, और हमने बोल दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 21 है, जबकि परमाणु क्रमांक 21 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 21 है। परमाणु उदासीन है, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 21 है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर नहीं बोल सकते, आप कैसे हम बात करते हैं। तो यहां पर और ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन 2- यानी -2 या 2- जो लिखना चाहे लिख दे। इसका भी कितना होता है, इस पर परमाणु क्रमांक 8 ही होगा, प्रोटॉनों की संख्या 8 ही होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हाँ 8 - -2 = 8 + 2 10। हम बोलते हैं ना माइनस आता है तो जोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, माइनस से प्लस चार्ज, इसी वजह से प्लस या माइनस होता है। तो बात क्लियर है, यहां पे क्लियर है। अब ये बात बड़ी लंबी चौड़ी घुमा घुमा के नहीं कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है जो साइंस है। साइंस को साइंस की तरह समझेंगे, गलत तरह समझेंगे तो गलत तरह से आंसर देंगे, बाद में आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए साइंस को साइंस की तरह ही समझें। चलिए ये क्लियर है आपका। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया है कि डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, माइनस आए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। फिर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है प्लस चार्ज होने पर। समझ में आई बातें। चलिए साहब, अब बात तो हो गई इसके बारे में। तो सोडियम के बारे में आपको पता चला कि परमाणु क्रमांक 11, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक, तो परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉनों की जमावट, इलेक्ट्रॉन कैसे जमा हुआ है, उस जमावट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहे होते तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे हुए हैं वो जानकारी मिलती है। अब आगे जाकर के S, P, D, F के बारे में जानकारी लोगे चैप्टर नंबर 2 में, डिटेल जानकारी चैप्टर 2 में, ठीक है। यानी पूरी संरचनाओं को ही सीखेंगे कहां पे, चैप्टर नंबर 2 में। तो इसकी पूरा डिटेल आने वाले टाइम पे होगा। फिलहाल आज की क्लास में क्या हो सकता है देखते हैं, आज की क्लास में कितना कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गया। फिर इसके हम क्या समझ रहे हैं, अब
परमाणु क्रमांक 11 यानी प्रोटॉनों की संख्या 11, ये अपने दिमाग में, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 11 पे ही। बोलो ठीक है। तो क्या होने वाला है देखो, 1s2, बोलो 2s2, 2p6, 3s1। सोडियम पर प्लस चार्ज आता है, आपको पहले से ही पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्या सोचेंगे? परमाणु क्रमांक 11 है बेटा, मैं इसको कभी नहीं बोलूंगा कि परमाणु क्रमांक 10 लिख दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, समझ रहे हो ना? परमाणु क्रमांक 11 ही है, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होगा? 10। तो 1s2, 2s2, 2p6। बात समझ में आ गया? ठीक। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं इस बात को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? नहीं जानते तो मैं फिर एकदम स्पेशल कर करके पढ़ाता, जैसे देखे हो आप लोग। यहां पर तो अब सीधा ज्ञान बांटने की बात आ गई, क्योंकि अब समझ में आएगा मेरी बातें, ठीक है? नहीं, उस टाइम नहीं समझ में आती, अचानक बोलता तो। अब ये जिस लेवल पे आ चुके हैं अब समझ में आएगा। अब मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन -2 का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो। चलो, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे? 10। 1s2, 2s2, 2p6। अभी जिस मेथड से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया हूं वो गलत है, क्योंकि दिमाग जो पकड़ता है वही बताया मैंने आपको। अब समझ में आ गया? मेथड गलत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब बोलो सर, सही उत्तर तो आया ना, उत्तर आया, मार्क्स मिलेगा, सब होगा, नो प्रॉब्लम। जब मेथड गलत होता है ना तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं, समझ रहे हो? आपने चाकू पकड़ा, ऐसे ऐसे काटा, हाथ ही कट जाएगा। चाकू पकड़ने और उसके डिस्टेंस के लिए कुछ रूल है, समझ रहे हो? किसी भी चीज में उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो एक ना एक दिन एक्सीडेंट होगा। यानी कि एक ना एक दिन ऐसे प्रश्नों पे आप क्रैश करोगे, गलत आंसर लिख के पक्का हो गया, ठीक है? तो सर सही आंसर क्या हो सकता है, सही तरीका क्या हो सकता है, जानना चाहोगे? पक्का? पक्का ये है बेटा कि जैसे मैंने इसके लिए बोला, Na+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सोचना यह है कि पहले तो यह जानो कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूरा लिख ही दो। कितना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पर यह भी गलत है, क्यों भाई? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, आपने 11 इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है? आपसे गलती ना हो, यह मेथड बता रहा हूं, आपके सारे टीचर्स ऐसे मेथड बताएंगे। जो मैं यहां बताऊंगा वो कभी नहीं भूलना। बोले सर ये जब यही बताएंगे तो गलत कैसे हुआ? क्योंकि वो गलत तरह से बता रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं क्रैश करोगे, कहीं ना कहीं गलती करोगे, आज नहीं तो कल गलती करोगे। अगर मैं 5 दिन बाद भी पूछूंगा तो गलती करोगे। लेकिन इस मेथड को याद रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी कोई पॉजिटिव आयन का हो तो पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो। पॉजिटिव आयन है, धन आयन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा निकाल लो। बेटा परमाणु में ये किस तरह से है? परमाणु का नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें भरा पहले 1s2, फिर इसमें भरा 2s2, 2p6, यस, तभी तो जाके आखिरी में भरा होगा क्या? 3s1। Na+ कोई एलिमेंट नहीं है कि बना बनाया कोई चीज है। Na+ कब आया? जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा खुचा जो बचा है सोडियम, उस पर एक धन आवेश है। यही मतलब हुआ। बोलो, इस सोडियम के पास क्या है? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। अब ये इलेक्ट्रॉन तो 1 हो गया, ये तो प्रोटॉन बिल्कुल नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर प्रोटॉन कितना है? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। समझ में आई बातें? तो बेटा ये कब बना? जब इसने इलेक्ट्रॉन दान किया तब हुआ। समझो मेरी बात में क्या कहने वाला हूं। तब ये समझो कि जो भी धन आयन होगा उसे ध्यान से देखिए।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना लीजिए। और हम ये जानते कि तो पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, उस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलती है, समझ रहे हो, पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलती है। सोडियम बना है ना, सोडियम है ना कुदरत में, तो उस सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाया है तुमने बनाया, उसने थोड़ी बनाया है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका तुम्हारा था, पर कुदरत में जो जमा हुआ वही बताया ना आपने। लेकिन जब पॉजिटिव आयन बना तो वो तो बाद की प्रक्रिया है ना। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया, ऐसा हुआ नहीं भाई, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया तब क्या बनाया, Na+, करेक्ट ना, बात समझो। तो भाई एक काम करो, इससे इलेक्ट्रॉन दान करवाओ। तो दान कहां से कराओगे, जो भाई कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा, बाहर से निकलेगा ना, बाहर सेल से निकलेगा, सबसे बाहर वाला कोष से निकलेगा, अंदर वाले से नहीं निकलेगा। तो सबसे बाहरी कोष क्या हुआ, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा है। तो यही क्या चीज है, आउटरमोस्ट सेल, यानी कि बाह्य कोष। कोई आदमी 5 ठो कपड़े एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहन लिया है, बताओ, जिस कपड़े को उसने सबसे पहले पहना वो नंबर 1 कपड़ा है, उसके बाद वाला तो वैसे तो नहीं होता कि बाहर वाला कपड़ा नंबर 1 है, तो ठीक है नंबर 1 वाले को तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं होता है ना ये। तो पहला कपड़ा पहना वो पहला वाला है, तो आखिरी वाला कपड़ा तो निकालेगा किसको पहले, जो पहले पहना उसको निकालेगा पहले। नहीं तुमने पहले पहना तो पहले निकालो, या नहीं फिर इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे वो उसके लिए हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी में ये 1 घंटे कर रहा और वो तो बाद में पहने थे, तो उसको तो वो हो जाएगा, मतलब उसका तो लॉस हो जाएगा कपड़े का। ऐसा नहीं सोच सकते ना, टाइम लॉस हो गया ना उसका, ऐसा नहीं सोचो। तो निकालते समय किसको निकालोगे, लास्ट वाला ही पहले निकालोगे ना। तो और अगर मैं आपको अचार निकाल के दो ऐसे बोलूंगा तो क्या करोगे, अंदर चम्मच डाल के या उंगली डाल के निकालोगे, तो क्या करोगे, जब भी कोई चीज निकाली जाती है तो सबसे बाहर से ही निकलेगा, अंदर से नहीं निकलता है। नहीं तो फिर ऐसे उंगली डाला और निकाला, पॉसिबल है, तो निकलेगा कहां से, बाहर से। सो हम ये वाला कोष कौन सा है, बाहर से है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा Na+ में 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, निकल गया, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहां पर अब 0, ये 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। मैं आपको समझाने के लिए डबल लिख दिया हूं भले, पर एक ही लिखना है ना, ऐसा नहीं काट के दूसरा लिखा तो मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा, टाइम वहां बर्बाद हो गया, समझ रहे हो। तो अब सर आप यहां भी वही बनाए हो, यहां भी वही बनाए हो, अच्छा बेवकूफ बनाते हो यार, कसम से मानना पड़ेगा, टेक्निक अच्छा है आपका बेवकूफ बनाने। नहीं बेटा अभी देखना, खेल देखना आप, ठीक हो गया, आज से सीख लो बेटा। वहां जब उस चैप्टर में जाएंगे ना, तो चूंकि ये जानते हो ना, तो वहां पे क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। जो चीज आपकी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस किसको बोलते हैं, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता है ना, जिसको क्या कह सकते हैं, हमारे सामान्य ज्ञान है, इसको हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज ही है। कहां गया, ठीक। तो ये हमारा कॉमन सेंस है, ये समझ, इसको कॉमन सेंस के रूप में डेवलप करो केमिस्ट्री में, ताकि कोई आदमी फटाफट बोले तो आपके दिमाग में फटाफट आए। इसलिए इसमें प्रैक्टिस करते रहना। पीरियोडिक टेबल बोले, अरे हाँ आपको पूरा दृश्य दिखे, दिख गया, कहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है। टाइम लगता है, हमें नहीं दिखता जल्दी जल्दी, हम भी ट्राई करते हैं कहाँ पे कौन सा। तो आपको भी थोड़े प्रयास करते जाएंगे तो ये दिखते जाएगा। पीरियोडिक टेबल पे रोज मेहनत करिए, क्योंकि सब कुछ पीरियोडिक टेबल वहीं से आया है, सब कुछ कहानी, ठीक है। हर एक पढ़ाई में पीरियोडिक टेबल जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पहले बता दूं, आपके स्कूल के टीचर एक बार पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। अब मेरे यहाँ पूरा यूज होगा, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री यूज करता है, मैं थोड़ी यूज करता हूँ, समझ रहे हो। जबरदस्ती ये याद क्यों करना है, स्कूल में पूछते हैं क्या पीरियोडिक टेबल बनाओ, नहीं पूछते हैं, तो फिर क्यों याद करना। हम इसलिए याद करना कि केमिस्ट्री को समझना है, समझ रहे हो। चलो ये हो गया, बात समझ में आई क्या हुआ, कैसे बना सकते हैं, क्लियर समझ में आया, आया पक्का। चलो इसी खेल को खेलते हैं अब। Fe2+, परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हमें बनाना किसका है 24 का, हाँ Fe का कि Fe+ का, Fe का बना के देखना है। तो Fe मतलब 26 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s 2 3d 6। चेक कर लो। अब क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, सही ना। तो आखिरी कोश कौन सा है, बोलो। 3d 6 आखिरी कोश है। ये नाभिक है, ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर। यहां कितने ऊर्जा स्तर यूज हुआ है, 1 2 3 और ये 4। ओह गॉड, ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऊर्जा स्तर। पहला ऊर्जा स्तर वाला कौन सा है, 1s2। दूसरे ऊर्जा स्तर का कौन सा है, 2s2 2p6। फिर तीसरे ऊर्जा स्तर का कौन सा है, 3s2 3p6 और ये 3d6। ये कौन सा, तीसरे का ना। तो 3s2 3p6 और 3d6 और ये चौथे ऊर्जा स्तर का 4s2। अब पहचानो बाह्य कोश कौन सा हुआ। अब समझ में आई कुछ बातें, आई समझ में। कितनों भी बता लो बच्चों को, गलती करेंगे ही। एक उदाहरण यहां पे बैठी है, समझ रहे हो ना। यही बात तुमको कह रहा हूं, एक उदाहरण 20 भी बन सकता है, ध्यान रखो। लेकिन अपने ऊपर यह हावी नहीं होने देना जो गलती कर रहे होते। क्या है यहां पे बताओ, क्या हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकालने का अपने, 2। तो अब यहां से 2 ही तो है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया तो ये इसका कोई मतलब नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो वो एस कक्षा, मैंने बताया था जब जहाज ही नहीं है तो रास्ता कहां। ठीक है, उधर से जाता आता है इसलिए वो रास्ता है उसका। जिधर से गया जिधर से निकला वो वाली जगह उसके रास्ते हैं। तो ये कहानी है इसकी। लाइट चली गई है यार, आगे आगे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये 0 होगा। तो समझना, आखिरी ऊर्जा स्तर पे ध्यान देना, आखिरी एनर्जी लेवल पे ध्यान देना। तो ये तो पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा है, ये तीसरे का है, तीसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ये बाहर का है एक्चुअली। बात समझ में आई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, आपको समझ में आ गया। दोबारा लिख दूं क्या, दिख तो रहा है। 1s2 किसका किसका लिखे थे आप, Fe2 प्लस का क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d6। चाहो तो इसे लिखो, चाहो तो ना लिखो। मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी बात, आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे ये भी बात करता हूं। Fe2 प्लस, भाई परमाणु क्रमांक 26 है यार, इसका तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 24 हो गया। अब सोचोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 लिखोगे, या थोड़ा सा बुद्धि चला दिए तो आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 लिखोगे ना। क्योंकि आपको एक बात पढ़ाया गया, अगर 4 होगा तो एक 5 कर दीजिएगा यहां से निकाल के डाल के, ये सिखाया गया है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रॉन्ग है, दोनों। बात समझ में आ गया भाई। आप ये कर रहे हो ना, आप 12th के किसी भी बच्चे को जाके पूछना, इसी में से कोई 2 लिखेगा, 2 में से एक। और सबसे ज्यादा किसको लिखेगा, ऊपर वाला लिखेगा वो। समझ रहे हो आप, अगर थोड़ा समझदार है तो। अन्यथा अब जानो क्या लिख सकता है। तो समझ में आ रही बात है। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हुए जाना है, बाहर से निकालते हुए, खाली करते हुए अंदर की तरफ खाली होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो कैसे निकलेगा, ये 2 तो निकल गए यहां से। तीसरा आखिरी वाला कौन सा होगा, उसके बाद ये वाला होगा ना, इसके बाद ये आएगा। बोलो, ये सबसे आखिरी वाला है एक्चुअली, ये सबसे आखिरी वाला है। यहां से 2 निकला,
और फिर यहां से एक निकल जाएगा Fe3+ में। तो चलो बना के देखो और मुझे जल्दी से बताओ Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, फिर उसके बाद Fe3+ का बनाओ। Fe2+ और Fe3+, और वैसे बता दूं आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। लो चलो बनाओ। एक्चुअली दोनों साइड क्लास चल रहा है ना, इसलिए लोड ओवरलोड हो गया होगा इन्वर्टर में। बना, बिना डरे बिना कुछ किए जो सीखे उसका उपयोग करो। आपको याद आ रहा है आपने क्या सीखा है? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है, ये तो पहला काम हो गया ना। आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने? हाँ, अब ये तो आ गया। दूसरा काम यार, प्लस माइनस के लिए थोड़ा सा अब एक चीज ऐड करना है अपने दिमाग में। क्या क्या? उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार बना के देख लो। फिर जो सबसे आखिरी वाला कोश का उसका निकालो, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला, जितना बोलता है उतना निकालो। ठीक है ना? तो आप सब तैयार हैं ना टेस्ट के लिए? आने वाले कुछ दिनों में होगा। मंडे को छुट्टी है, हम छुट्टी भरपूर देंगे, पढ़ाई भी भरपूर कराएंगे। ठीक है? और जो लोग छुट्टियां मतलब पढ़ाई भरपूर नहीं कराते ना, छुट्टियां कम देते हैं, आपको पता होगा कैसे। साल भर तो पढ़ाई नहीं स्कूल के टाइम पे, जब जब छुट्टियां होती ना लंबी वाली, जैसे दिवाली का छुट्टी हो गया, एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा होता है कि नहीं होता? जबरदस्ती बुलाते हैं, जैसे कि वो बहुत बड़ा पढ़ाने वाला पढ़ाता है ना। और एक दूसरा एक चीज़ देखा मैंने कि वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए वो रहता है कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके पहले एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां दी जाती है 1-1.5 महीने। उस टाइम बुलाते हैं स्कूल में टीचर। आपको पता है उससे रिजल्ट ख़राब होता है, आपको पता नहीं बात। एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले अगर छुट्टी हो, 2 महीने तक एग्ज़ाम से, अगर एग्ज़ाम आपका मान लो मार्च जा रहा है, तो फरवरी और जनवरी फरवरी है ना, जनवरी फेब दोनों आपको 2 महीने की छुट्टी हो, और घर में जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बेटा, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे, एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करोगे, एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे खुद ही बैठ के, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, याद रखना। और टीचर्स लोग मैंने देखा अपने टाइम पे तो ऐसा होता था, उसी टाइम क्या बोलते थे, बेटा वो आपका ना 30 दिसंबर के बाद से तो छुट्टी हो जाएगा लगभग, जब बच्चे आते वाते नहीं है, तो एक काम करते हैं, आपका कोर्स बहुत सारा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा क्लास में आना। और मैं बहुत महान था इस मामले में, कभी भी एक्स्ट्रा क्लास बोला जाता था ना स्कूल में, कोई भी टीचर, मैं नहीं पहुंचता था, दूसरे दिन मेरे को बुलाते थे, सर क्यों नहीं आया? तो सर एक्स्ट्रा क्लास था ना, जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं आया। अच्छा तेरे को जरूरत नहीं है? पढ़ती थी। मैं बोला ठीक है मार ले, दिन भर झेलूंगा, उससे अच्छा है कि टक 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 खत्म। समझ में बातें हैं? तो ऐसा वाल होता था। तो बात ये बेटा, इसलिए छुट्टियां भी भरपूर दो, पढ़ाई भी भरपूर कराओ। हो गया बेटा सबका? इसमें क्या सोचे थे आप लोगों ने? देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अगर इसको हम अरेंज करें, व्यवस्थित करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है ये, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में भर रहे हो। परमाणु में इस ऑर्डर में नहीं रहता है, परमाणु में जिस ऑर्डर में रहता है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले 1s आता है, फिर 2s 2p आता है, फिर 3s 3p 3d आता है, फिर 4s 4p 4d आता है, 4f आता है, ये पता है ना। तो सही ऑर्डर क्या है? तो ये आप देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या मिला, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6
फिर 4s2 होगा। ये ऑर्डर है इसका परमाणु में। तो सर हम ऐसा क्यों नहीं भरते? हम ऐसा नहीं भरते। क्यों का कारण है उसके जो हमने आपबाऊ का ग्राफ बनाया था ना, वो एक कारण है। तो सर आपबाऊ के ग्राफ के अनुसार, तो आपबाऊ का ग्राफ क्या बताता है? एनर्जी बताता है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, किस सबशेल की। यहां पर बात ये होता है 4s की एनर्जी की बात करूं, ऊर्जा की बात करूं, और 3D की ऊर्जा की बात करूं ना, तो आपको बता दूं 4s से 3D की ऊर्जा ज्यादा है। तो कम एनर्जी वाले में पहले भरेगा, अधिक एनर्जी में बाद में भरेगा। लेकिन भाई अलग बात है कि 3D पहले है परमाणु में और 4s बाद में है। ये व्यवस्था क्यों बताया? क्योंकि इसी क्रम में ये परमाणु में होते हैं। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आती है आपको? छत्तीसगढ़ी में बोलूं? छत्तीसगढ़ी में? अरे इसने रथे मैं शायद ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, है ना? तो बात समझ में आई? बातें क्या बोला, समझ में आई? हाँ, तो होता यह है कि इसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जो आपबाऊ का ग्राफ है ये दिमाग में पकड़ लो, ठीक है? और परमाणु में वो जिस क्रम में होता है, हम जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम उसी ऑर्डर में रखेंगे जिस परमाणु में, जिस क्रम में होते हैं। हम या तो इसको ऐसे बना के अब निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यस, या फिर कैसे निकाल सकते थे हमको पता है, पहले 4s तो आखिरी का है, यहां से निकाल करके इसमें निकालेंगे। दो तरीके बोल सकते हैं। दिमाग खोलो बेटा, सोचो और दिमाग को बढ़ाओ, वो मत करो, प्रोसेस करो। और ये मत सोचो कि यार मैं पकड़ के रखूंगा ध्यान, नहीं तो भी ये भूल जाएगा। ऐसा नहीं, 4s से पहले निकाले, ऐसा कुछ नहीं। बस ये सोचो कौन कहां पे होता है, दिमाग सेट कर लो बस। ओके, क्लियर है? आज प्रैक्टिस करना, यही सब प्रैक्टिस है आज का। आप जिस चीज को सोचते हो ना बेटा, इधर चुटकी बजाते हो जाता है, नहीं होता है, बहुत सारे टाइम लगते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? Fe2+ का हम जरा देखें। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आखिरी का इलेक्ट्रॉन निकालते हुए चलेंगे हम, खत्म कर गए। यही कहानी है ना? अगर व्यवस्थित कर दिए तो बड़ा आसान हो जाता है, नहीं किया तो फिर सोचना पड़ेगा कि कौन बाहर का है ना? ऐसे अब बोलो सर मैं ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, ऐसा कौन सा? ये दोनों में से कोई भी लिखेंगे राइट है। समझ रहे हैं आप? लिखने के तरीके में। लेकिन भरने का क्रम क्या हुआ? हमने पहले 3D में भरा है, उसी के बाद 4s में भरा, नहीं पहले 4s में भरा है फिर 3D में भरा है, भरा है ना? अन्यथा हम कैसे भर डालते? अगर इसमें भरते हुए आगे बढ़ते तो इसमें तो 3D 8 हो जाता, क्योंकि वो तो पहले से कब बैठा है, मेरे को 10 दो है ना, 10 दो है ना? तो यहां पर वो 10 वाली बात नहीं आएगी, पहले बात आएगी, पहले 4s को भरूंगा उसके बाद जाऊंगा। बोले क्यों? 4s छोटा भाई है ना बेटा यानी कम एनर्जी वाला है ना, उसको पहले भर लेता हूं तब तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक? तो ये ऊर्जा से संबंधित है, और ये बात चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर मक्खन की तरह समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है? तो हर चैप्टर के लिए तैयार कर रहा हूं मैं आपको। ठीक? तो हम बात करें अब, चाहे अब ऐसे बोलो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। चलो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा? कितने बच्चों ने राइट कर डाला अभी तक? देखना ना, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, सॉरी 3d6, 4s में तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं है, लिखना नहीं लिखना अलग बात है ना? ठीक है? अब Fe3+, इसका 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3p5, 6 कहां से होगा? कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ? 3 हुआ ना, तो 2a हो गया, और अगला 1 यहां से, तो कितना हुआ? 5 ना, तो 3d5। करेक्ट? बोलो बेटा बोलो, जब तक, क्योंकि तुम्हारे स्कूलों में मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, इससे भी पहले बोला है, स्कूलों की आदत ऐसी हो गई कि बच्चों को दबाया जाता है, यानी तुम गलती करो ही मत लाइफ में। अरे स्टूडेंट क्यों बने हो? क्यों बने हो? गलती करने के लिए भाई। जब कुछ बन जाओगे, जैसे हमारे टाइम पे, अब मेरे टाइम पे आ गए हो, सर विक्रम सर गलती नहीं हो गया अलग बात है, लेकिन आप गलती करेंगे ना तो असल में डंडे किसके पास होना चाहिए? बच्चे के पास होना चाहिए। सर ने गलती किया, समझ में बातें, सब मार लो एक एक करके, ये होना चाहिए।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कानून तो अलग है ना। जिसके बोलते हैं ना, जिसके हाथ में डंडे उसी के भैंस, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं? जिसका डंडा उसी का भैंस। चलिए, हो गया, हो गया कर। तो मैंने क्या लिख दिया? अरे पी लिख दिया क्या? अच्छा, मैं देख नहीं रहा था। तो 3p6 और 3d5 हो गया। वो डी लिख दिया था मैं डी समझ रहा था, दिमाग में डी चल रहा था, इसलिए बोला मैंने। डंडे अब मेरे हाथ में लगे हैं। और सुधारा किसने? आपने। समझदार कौन? आप लोग। चलिए ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाइए मुझे। अब मैं दे रहा हूं Cu+ और Cu+2, Cu+ और Cu+। टाइम हो चुका है, नहीं हुआ, बचा अभी थोड़ा सा। उस ऊपर वाला? हाँ बेटा, तुम्हारे स्कूलों में जो टीचर आते हैं ना बेटा, वो पढ़ के आए होते हैं, समझ रहे हो? सिर्फ पढ़ के आए होते हैं। वो वही करते हैं जो उसके टीचर ने पढ़ाया है, समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो? मैं वही नहीं करता हूं जो मेरे टीचर ने पढ़ा के चला गया। वैसे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे गलत पढ़ाए थे वो। मैंने प्रयास किया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मैंने सीखने का कोशिश किया, मैंने मेहनत किया। अगर ये लड़की, इसको पूछ लो दिन भर में क्या करते रहता हूं, मतलब आपके दोस्त है ना, फ्रेंड है ना, तो पूछ सकते हो ना कि ये सर करते क्या हैं, है ना, उसकी जासूसी करके देखना है सर के। तो आप ये देखना, मेरे को आज थोड़ा कम काम करूंगा क्योंकि आज ज़्यादा क्लास नहीं मेरे पास, लेकिन असल कहानी ये है कि मेरे कम से कम 5 से 6 क्लासेस होते हैं आप लोगों को मिला करके, तो 6 घंटे तो वैसे निकल गया, प्लस 1-1 घंटे के लिए मैं 2-2 घंटे मेहनत करता हूं। तो कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6 18 घंटा मेरे को काम करना पड़ता है। तब कहीं कहीं पर जो बैकग्राउंड काम हो रहा था वहां पे पूरी मेहनत। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए मैं कोई शिद्दत से कोई मेहनत नहीं करूंगा, सर इसको क्या आप तो जानते हो, फिर मेहनत क्यों करना? मैं एक प्लान करता हूं बेटा कि कैसे पढ़ाना है, समझ रहे हो? अब ये अलग बात है कि 2 घंटे से कम नहीं लगता एक स्लाइड बनाने में, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से, लेकिन उसके लिए कभी कभार कम टाइम लग जाता है। जैसे ये वाला स्लाइड बनाने में कम टाइम लगा तो उसमें से टाइम बच गया। तो तकरीबन 12 से 15 घंटे हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलो बनाओ जल्दी से। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा आपको अगर आपको सही करना है तो। बन गया ना? अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हो तो आपकी समझ कहां तक जाती है वो देखना चाहते हैं हम एक बार, ठीक है? हो गया क्या? फिलहाल इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें क्या करना होगा आपको बता चुका हूं मैं। क्या करना होगा? पहले तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक है 29। तो कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पहले तो शुरुआत ऐसे ही करो बेटा, हर बच्चा ऐसे करो, एकदम डायरेक्ट जंप मत करो किसी चीज में। हर एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको ये पूछा तो यही लिखना है, ये पूछा तो यही लिखना है, तो ये तो रफ में करना पड़ सकता है, ठीक है? अब सीधा डायरेक्ट ये मत सोचना कि सर, या फिर काट कुटाना मत करना, वो खराब दिखता है वो, है ना, पेपर में। आप ये नहीं सोचना कि मैंने बोला ना इसका 26 है तो आपने 24 समझ के लिख लिए, है ना? पुष्पा सुने तो फ्लावर समझाए क्या, ये कहानी हो जाएगी, है ना? समझे ना? तो ये हालत हो जाएगा। तो वही है कि धन समझे तो, है ना, धन देखे तो 26 समझाए क्या, ठीक है? तो ये हालत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखा करो। क्या समझना है? आपको समझना है, आपको क्या करना है, सीखना है ये चीज।
90% बच्चे गलती करते हैं, और मेरे पढ़ाने के बाद मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे होंगे इतना सिखाने के बाद, पर इस बात पे वो बिल्कुल लेना है, रोज तो पढ़ते हैं भाई, क्या है स्पेशल, क्या है, रोज तो भजिया दे रहे हैं, क्या है स्पेशल है, एक आध दिन केक मिल गया, अबे उस दिन केक खिलाया था हमको याद था, तो एक आध दिन ऐसे कर सकते बेटा, रोज ना आप लोग पढ़ के आओ, एक दिन में पढ़ा दूंगा तो पता चल गया कि भजिया के साथ रोटी, एक दिन केक मिला है, नहीं हो सकता ना ऐसा। छोटी क्लासेस में क्या करते हैं आपको पता है ना, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाते नहीं है बेटा, वो सिर्फ आप पढ़ते हो उसको देखते हैं, ये सिस्टम होता है। या तुम लोगों को बता दिया था ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखा रहे हैं, दिमाग वहां आप नहीं लगवा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं, दिमाग वो लगा नहीं रहे हैं, आप लगा रहे हो उसको याद करने के लिए। यानी कल ये याद करके आना है, अब क्या है आपको खुद को नहीं पता है ना, उसमें याद करने में मान लो एक क्वेश्चन आया कि हामिद ने कुएं में कूद दिया, हमें भी कूदना है, अब उसका मतलब ही नहीं पता कुएं में कूदना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फिलहाल कूदना तो नहीं है ना। चलो आगे चले, बोलो क्या। रोज अपने मम्मी पापा सिखाते बेटा, गाड़ी वाड़ी आती है तो थोड़ा साइड होकर के साइड से चलना, और जब साइड होते हो ना रोड में तो देख लेना रोड कटा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे यहाँ का रोड ऐसा होता है, ये रोड है, ये मिट्टी वाला एरिया है तो ऐसे कटा रहता है, देखियो कुछ जगह ऐसे कटा रहता है, कहीं कहीं पे तो ऐसे कटा रहता है, अगर यहाँ आपके गाड़ी के चक्के गए तो चक्का इधर स्लिप करेगा, यहाँ गिरेगा, और गाड़ी इधर सीधा रोड पे, सही है। तो कभी भी गाड़ी कैसा नहीं चलाना है, या तो यहाँ चलाओ या फिर यहाँ चलाओ, और इधर कोई ट्रक व्रक आ रहा है बेटा तो पहले से कोशिश करो कि उतर जाओ थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये बहुत खतरनाक रोड होता है, समझ रहे हो ना, सीधा गाड़ी ऐसे गिरता है, और गलती किसकी नहीं है, वो ट्रक वाले की नहीं, उस जगह पे आप गिरे हो, लेकिन बेचारा वो फंसेगा और तुम जाओगे, तुम्हारा तो छुट्टी हो गई ना, बाय बाय, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आप खुश, अरे वैसे छुट्टी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन तो ट्रक वाला मेरा तो गया, है ना। तो समझ रहे हो नहीं, आपने सुना है 10 साल की वो सजा वाली कहानी, सुने हो कि नहीं सुने हो, है ना, बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था ट्रक वालों का। तो ये बेटा थोड़ा सा ये रोज जो कहानी बताते हैं ना लोग, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। फिलहाल गलती हमारी ही नहीं, उसकी भी हो सकती है ना, अगर हमारी गलती ना हो ये हम कोशिश करें। बोलो क्या 29, मैंने इतनी सारी बात क्यों कहा तुमसे, तुम्हारे दिमाग को हल्का बनाने के लिए, क्योंकि जब किसी चीज को पढ़ते रहते तो क्या होता है पता है, आपका दिमाग बोलता है कि यार हाँ सीख गया यार, सीख गया यार, सीख गया। आप बताओ सीखे हो कि नहीं। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक वीकनेस क्या, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2, 3d 9। पहले इसमें भरोगे तभी 9 में भरोगे, ये में क्या ये राइट है, बोलो ना, आप बोलो राइट है कि रॉन्ग है, बस मेरे को कोई लेना देना नहीं है, गलत है। तो सही क्या है 110, हाँ वो 4s1 और ये 3d 10। अगर इसको व्यवस्थित कर दें तो ठीक, 3d 10 4s यही है। मैं अगर बोलूं Cu प्लस का तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बोलो। अच्छा 3d 10 4s 0, यानी इसमें नहीं है, लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक। अब Cu प्लस 2 का क्या होगा, 1s2 बोलो, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 3d 9। 8 कहां से आ जाएगा, 8 कहां से आ जाएगा, टू माइनस कर दिया ना सर, हैं होने दो ना सर, अब कहाँ से लाओगे, कोई ऐसा है क्या, किसी बात ऐसे इलेक्ट्रॉन ले पागे क्या, वो तो 4 ऐसे आखिरी ऊर्जा तक एस लेके कर बनता था, कहाँ से लाएगा एस, इसके आसपास एस है जिससे इलेक्ट्रॉन मांगे, और एस है भी, चलिए है, कितना बोले तुमने 3d 8, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा,
एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया। तुमने बोला 3 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तुम्हारी सोच थी 3 कहां से कम हो जाएगा, 2 ही कम होगा ना, तब 9। ठीक, 9 है। अब s तो है ही नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी हो, क्या 4s 0 है अभी भी, है कि नहीं? ये 10 कब होता था? जब 4s से मांग लेता था, यानी उसके पड़ोसी वाले s से इलेक्ट्रॉन मांगता है, इसके पड़ोसी के पास s ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक था, तो ये Cu प्लस, ये 0 हो गया तो Cu प्लस हो गया, हो गया। और 2 प्लस में क्या हुआ, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 9 होने का मतलब ये भी तो नहीं है, अच्छा आयंस का आयन है तो 9 तो हो भी सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर s के पास इलेक्ट्रॉन होता तो मांग लेता भाई मेरे को 10 होना है। अब हाइच नहीं तो कहां से देगा बेचारा। अब पड़ोसी के घर में कल डाका पड़ गया, सब जानते, सब चाहते भी हैं ऐसा, पड़ोसी के घर में डाका पड़ गया, है ना, लगभग लोग चाहते ही ऐसे होता है, तो हो गया, पड़ गया। अब दूसरे दिन जाके क्या कहते हो, भैया आपके घर में 2 ठो टीवी है ना, वो मुझे दे दो। और ऐसे भी नहीं बोलते हैं, सर भैया आप मुझे टीवी दे दो और भैया मुझे 20,000 दे दो। आदमी बोलता है अबे मेरे घर में कल डाका पड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी दो। अब मैंने एक चीज देखा है, और आप ध्यान देना, रिश्तेदारों में ऐसा होता है, जैसे आप कोई मान लो घर बनाना शुरू किया तो आपके रिश्तेदार आएंगे ऐसे, भैया नमस्कार कैसे, तो फूफा है रे कुछ ले आ, बस खातिरदारी सब हो गया। मतलब फूफा ही नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार में कोई भी हो सकता है, नाम फूफा ही ज़्यादा बदनाम होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आए बड़ा खाना वाना खा लिया, दोपहर के लेटे, कभी नहीं आता सुबह, लेकिन उस दिन आया लेटे, भाई साहब थोड़ी सी ना मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं भी घर बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी ज़रूरत है पैसे की, और कहाँ से मांगू समझ में नहीं आया, आप मुझे दे दो ना, 2 लाख दे दोगे। अब उधर फूफा हो गया, इधर पापा जी हो गया। पापा जी अंदर से सोचते हैं कमीने, मैं ही घर से बनाना शुरू किया हूँ, तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ये अंदर बोलता है, बोलता है कि भैया मैं भी घर, अब फिर बाद में थोड़ी देर बोलता है भैया मेरे भी बहुत सारे खर्चे, घर बना रहा हूँ, नहीं अभी दे दो ना, मैं 15 दिन में दे दूंगा। पापा जी जानते 15 दिन में तो देने वाला नहीं है, तो या तो वो मना कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग बंदा होगा तो, स्ट्रांग बंदा हो तो मना कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान होना तो क्या बोलते हैं, ठीक है 15 दिन में दे दोगे ना, 15 दिन में नहीं दोगे तो 30 दिन में दे दो, ऐसा बोल के देते हैं। पता चलता है पहला 30 दिन निकल चुका है, दूसरे वाले आने में टाइम हो गया, अब पापा जी का चुलबुली शुरू हो गया, ये साला ले गया, मांगू कैसे, 1 महीने नहीं मांगेगा, दूसरे महीने नहीं मांगेगा, तीसरे महीने नहीं मांगेगा, चौथे महीने अगर उसको आफत पड़ गई ना तो फ़ोन करते हैं या जाते हैं, फ़ोन करते तो एक बार फ़ोन में 2 बार फ़ोन, समझ में मेरी बात में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मांग की बात कर रहा हूँ। जब उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा, खुद ही खर्चा कर रहा है तो कहाँ से देगा, ऐसे में तो पूरा खर्चा कर दे, मांगेगा कहाँ से, समझ में आ रही बातें। ये जो कहानियां हैं आपकी लाइफ में काम आता है, आपकी लाइफ है। ओके, तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन कल आपको एक और अच्छी चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सिखाऊंगा, चलेगा। तो कोई भी चीज सीखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अधूरा होता है उसका एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दी मेरा काम चल गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गया ना, प्लस माइनस वाला सीख गया ना, तो आपको मैंने और भी कुछ दिया था क्या, यहाँ पे होमवर्क में देखो ये दिया था, तो माइनस वाले में कोई टेंशन नहीं है बेटा, माइनस वाले पहले से ही जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस वाले में परेशानी होती है कि आपको निकालते समय कहां से निकालना, ये परेशानी रहती है। दूसरी बात मैं और दे देता हूं आपको होमवर्क में, ये ध्यान कर रखो, ये है होमवर्क में Cr+2 Cr+3 Ni+2, ये इसका बना लेना, ठीक है। और सल्फर 2-, आर्सेनिक 3-, ये सब बना लेना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तो 2 ठो हम अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर चले जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। चलो बेटा, हमारी क्लास उधर भी टाइम रह जाता है। आज समझ में आया बच्चों? इधर स्माइल प्लीज। कल फोटो आया था? चलिए, ओके, थैंक यू। वो फोटो आता है ना, उस क्लास का अटेंडेंस है, समझ रहे हो?